जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एडिटोरिया वॉल्यूम 1 के प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इससे पहले ऑलरेडी 9 तक जो है प्रैक्टिस सेट नंबर अपलोड कर दिया गया है। वहाँ से जाकर अगर नहीं देखें देख सकते हैं। और कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ जाके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फुल डिस्कस के साथ मैथ रीजनिंग का फुल डिस्कस दिया हुआ है और जीके जीएस का भी, वहाँ से जाके डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन की हम बात करते हैं। तो बात करते हैं आज की क्लास की मोटिवेशन लाइन। तेरे दीदार के काबिल कहाँ मेरी नज़र है, तेरे दीदार के काबिल कहाँ मेरी नज़र है, मगर जहाँ मेरी नज़र है वहाँ तू ही नज़र है। यानी कि जहाँ मेरी नज़र है वहाँ तू ही नज़र है। तो दोस्तों सही बात है, जिसके लिए आप मतलब तरस रहे हैं एक ना एक दिन जरूर वह समय आएंगे और आपके जीवन में खुशियाँ लाएंगे। तो दोस्तों मेहनत करते रहिए, जरूर आपके जीवन में भी एक दिन हरियाली जरूर आएगी। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियन 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता। 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियन 2022 का खिताब की हम बात करें तो हरियाणा के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। अब बात करते हैं हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसी के द्वारा लिखी गई है, यानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो बात करते हैं जयराम रमेश के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। और पूछे आपको लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध यानी कि बुद्ध भगवान को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का प्रकाश कहा जाता है। अब बात करते हैं किस राज्य की सुर सरोवर झीलों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो सुर सरोवर झीलों को यानी कि रामसर स्थल का दर्जा दिया गया तो उत्तर प्रदेश को दिया गया। अगर पूछे तो रामसर स्थल कन्वेंशन कब हुआ था, तो 1971 में हुआ था। कहाँ पे हुआ? तो ईरान में हुआ था। रामसर स्थल जो है ईरान में स्थित है, उसी की देन है रामसर स्थल, यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। और बात करते हैं भारत में कुल रामसर स्थल कितने हैं, 49 जो है कुल भारत में रामसर स्थल हो चुके हैं। अगर वहीं पूछे कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, यूपी में है। कितने हैं? तो कुल 10 रामसर स्थल अकेले भारत में यूपी में सर्वाधिक, यानी कि सर्वाधिक रामसर स्थल 10 है, सबसे अधिक यूपी में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में मनिक शाह चुना गया, यानी कि हाल ही में मनिक शाह जो है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने। इससे पहले कौन थे? बिप्लब देब थे, याद रखिएगा, इससे पहले बिप्लब देब थे। अब वही बात करते हैं किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की हम बात करते हैं राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है। किसको? राजेंद्र कुमार भंडारी को। वही बात करते हैं देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया। तो किस कहाँ पे शुरू किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया गया। देश का पहला अनाज एटीएम, जिस तरह आप पैसे निकालते हो ना एटीएम से, उसी तरह जैसे आप कार्ड की तरह ही होगा, डालोगे तो आपको अनाज उतना ही मिलेगा जितना आपको राशन में दिया गया है, राशन कार्ड में दर्ज है आदमी के अनुसार से। अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर में से कौन बनी है। तो पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो यह बनी है भावना कांट। भावना कांट बनी है। अगर वहीं आपको पूछे राफाल उड़ाने वाली जो है बात करते हैं पहली महिला कौन बनी है, तो शिवांगी सिंह जो है राफेल उड़ाने वाली पहली महिला बनी है, शिवांगी सिंह। और वहीं पूछे गणतंत्र दिवस पर फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली फाइटर में से कौन बनी है, तो भावना कांत, याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं राफेल की। तो राफेल किस देश से लाया गया, तो यह राफेल की बात करते हैं 36 राफेल कुल खरीदे जाएंगे। किससे? फ्रांस देश से। अब किस कंपनी द्वारा बनाया गया, तो डसल्ट एविएशन कंपनी द्वारा। पहली बार जो है किस टुकड़ी में शामिल हुआ था, सब 17 गोल्डन एरो स्क्वाड में शामिल हुआ है। तो याद रखिएगा। राफेल के बारे में आपको जरूर एग्जाम में आगे भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले एग्जाम में कई बार पूछे गए। विश्व आर्थिक मंच 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो विश्व आर्थिक मंच 2022 का आयोजन की हम बात करें दावोस में हुआ, क्योंकि आर्थिक मंच जो है अक्सर जो यहीं पे दावोस में ही आयोजित किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की गई? आत्मनिर्भर महिला योजना की हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया। अब बात करते हैं हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश की बात करें तो पहला खाड़ी देश
की हम बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात बनाए यूएई, यानी कि इससे पहले जो है खाड़ी देश में एक भी दूतावास नहीं खोले गए थे इजराइल के द्वारा, तो पहली बार ऐसा हुआ है, तो याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को हम बात करते हैं, तो यह तो अभी केंद्रीय बल कहते हैं। केंद्र की ओर जैसे लगेगा बल तो अभी केंद्रीय बल हो जाएगा। अब बात करते हैं किसी वस्तु के एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तो यह जब यह भूमि को छूती है तब इनमें से कौन सा ऊर्जा निहित होती है? जब यह भूमि को छूता है तो इसमें गतिज ऊर्जा निहित होता है। अब बात करते हैं बादलों का रंग सफेद डैश के कारण होता है। बादलों का रंग की हम बात करें तो डैश के कारण सफेद होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है बादलों का रंग सफेद होता है। वही बात करते हैं चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जा सकता है, तो शॉर्ट सर्किट को रोका जा सकता है। चालक तार को अगर पीवीसी कर देते हैं शॉर्ट सर्किट से बचा जा सकता है। अब बात करते हैं एक फेम्टो बराबर होता है कितना? तो एक फेम्टो बराबर की हम बात करें तो 10 पावर 15 होता है। और पिक्को बराबर की बात करते हैं एक पिक्को बराबर 10 पावर 12 होता है। और एक एटो एटो बराबर की बात करें 10 पावर 18 होता है। वही बात करें 10 पावर पेटो पेटा यानी कि पेटा बात करते हैं, तो वही बात करते हैं एक हेक्सा बराबर 18 होता है और एक पेटा बराबर 15 होता है। याद रखिएगा, एक पेटा बराबर 15, एक हेक्सा बराबर 18 होता है। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। अब वही बात करते हैं, अब बात करते हैं एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण की हम बात करें तो इसका त्वरण की हम बात करें, इसका सूत्र हो जाएगा ए बराबर वी माइनस यू बटा टी होता है। इसको अगर आप लगा देते हैं तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो ए हमको निकालना है, तो ए बराबर भी कितना होता है 5 दिया हुआ है, तो अगर यू की बात करते हैं 0 दिया हुआ है और टी की बात करते हैं 2 सेकंड दिया हुआ है, तो देख सकते हैं आप इसका आंसर 2.5 निकल जाएगा। कितना? 2.5। तो इसका आंसर की बात करें तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल की हम बात करते हैं कार्य कहलाता है। क्या कार्य कहलाता है? वही बात करते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर 10 के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर की हम बात करें 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल होता है। कितना? 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल होता है। याद रखिएगा। अब वही बात करते हैं न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? न्यायपूर्ण जैसे ही कहे तो 9 से न्यायपूर्ण, 9 से न्याय, 9 से नवमी नवमी पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण के समानता के साथ कहा गया था। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है? तो कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना और राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना, ये तीनों के तीनों शामिल हुए। अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस दुकान जहाँ पे आप राशन उठाते हैं उसका जो है संचालन की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राजकोषीय नीति की हम बात करें तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। वही बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है? तो 500 से अधिक जिस गांव की जनसंख्या है वहां पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू किया जाता है। अब वही बात करते हैं पादप रोगों में जीवाणु जनित रोग नहीं है। पादप रोगों में इनमें से पादप रोगों में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो मूंगफली का टिक्का रोग, मूंगफली का टिक्का रोग जीवाणु जनित एक रोग नहीं है। वही बात करते हैं डैश पौधों के बीज में एक खाद भंडारण के रूप में कार्य करता है। तो खाद भंडारण के रूप में कौन कार्य करता है? तो बीज यानी कि बात करते हैं बीज पत्र जो खाद भंडारण के रूप में कार्य करता है। विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो यह प्रोटोजोआ समूह जो है शामिल नहीं है, बाकी सभी के सभी शामिल है। अब बात करते हैं,
अब बात करते हैं जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है, शेष प्लाज्मा को हम बात करें तो सीरम सेरम कहा जाता है। क्या सेरम कहा जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है। तो विषाणु जनित रोग की हम बात करें तो यह पेचिश जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। और यही बात करते हैं ये पेचिश जीवाणु जनित रोग है। अब बाकी जो है ये इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, ये दोनों विषाणु जनित रोग है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा युग्म देख सकते हैं आप कौन सुमेलित नहीं है। रिकेटर डी बिल्कुल सही है। विटामिन सी मसूरों में रक्त आना बिल्कुल सही है। अब बात करें विटामिन ए गठियाई, ये गलत है। विटामिन ए जो है नेत्र यानी कि आंखों की जनन क्षमता से संबंधित है। वह विटामिन B1 बेरी बेरी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी जानते हैं तो कोशिका का आत्मघाती बैग की बात है लाइसोसोम को कहा जाता है। अब बात करते हैं मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है। प्रोटीन की पाचन की हम बात करें तो यह अमाशय के अंग से शुरुआत होता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पौधे और फसलों का एक वृहत्तम पोषक तत्व है। तो तो कौन पोषक तत्व है पौधे के लिए वृहत्तम। तो मैग्नीशियम है। तो याद रखिए मैग्नीशियम। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा की हम बात करते हैं अंडाशय नहीं है। बाकी की बात करें तो ये पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। तीनों के तीनों ये स्त्री के प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है। अब बात करते हैं कौन सा सेप्रोफाइट कवक है। सेप्रोफाइट कवक की हम बात करें तो कौन सा है पेनिसिलियम की हम बात करें। ये सेप्रोफाइट कवक का एक उदाहरण है। किसका सेप्रोफाइट कवक की। चलिए दोस्तों अब रीजनिंग आ गया तो इससे रीजनिंग मैथ का सॉल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा, वहां से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अहमदिया आंदोलन की हम बात करें तो प्रारंभ किया गया गुरदासपुर से प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं कोलकाता में 1839 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी। किसके साथ मैत्री किया था। तो बात करते हैं तो यह मुस्लिम लीग के साथ जो है मैत्री किया था यानी कि समझौता किया था। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की हम बात करें तो यह MN जोशी के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रभावित किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वही बात करते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया था। द फिलोसफी ऑफ द बम लिखा गया था भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था। अब वही बात करते हैं इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के दूत के रूप में चीन गया था। तो किस दिल्ली सल्तनत के रूप में चीन गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में चीन यानी कि इसका दूत बनकर चीन गया था। अब बात करते हैं अलबुर्नी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गया था। अलबुर्नी की किताब उल हिंद की हम बात करें तो किस भाषा में लिखा गया था। तो यह हम बात करते हैं अरबी भाषा में लिखा गया था। अ से अलबुर्नी, अ से अरबी भाषा। वहीं बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति की हम बात करें तो किसके शासन काल में आयोजित हुआ था। तो अका अक इसका ट्रिक होता है अका अक। अब बात करते हैं पहले अ की तो इससे हो जाता है अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु। और दूसरी बात करते हैं तो कालाशोक। और तीसरी की बात करते हैं तो अशोक। और चौथी की बात करें तो यह हो जाता है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में होता। कश्मीर कुंडलवन में। तो याद रखिएगा इसका आंसर की हम बात करें तो इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। तो पशु बलि की निंदा की हम बात करें तो पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। शशांक जो है शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। वही बात करते हैं इसमें से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है।
तो लेसेथो की हम बात करें तो इसको शांत घाटियों का देश कहा जाता है। मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है, तो मिसिसिपी नदी की हम बात करें तो यह सुपीरियर झील से निकलती है। कहाँ से, सुपीरियर झील से निकलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप की तो सबसे उत्तरी द्वीप की हम बात करते हैं, लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तरी द्वीप है। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पूर्ववर्ती नदी या नदियों कहा जाता है, नदियाँ कहा जाता है, तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज तीनों को जो है पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। वहीं बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देशों के पास है, स्वर्ण खान की भंडार की हम बात करें विश्व में सर्वाधिक। अब बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक खान भंडार किस देश के पास है, सर्वाधिक स्वर्ण भंडार किस देश के खान जो है किस देश के पास है, तो ऑस्ट्रेलिया के पास है। और दूसरा बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के पास है, और तीसरा की बात करते हैं रूस के पास है। रूस तीसरे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया एक नंबर पर, और रूस की बात करें तो तीसरे नंबर पर। सेकंड की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका स्वर्ण खान भंडार में है। अब वही बात करते हैं परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो परीक्षा बांध की हम बात करें बेतवा नदी पर बनाया गया है। वही बात करते हैं केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह जो बात करते हैं तो ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान मेघालय में स्थित है। अब बात करते हैं भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, भारत के सबसे कम जनसंख्या के वाले राज्य की हम बात करें सिक्किम सबसे कम है। वहीं बात करें जनसंख्या क्षेत्रफल में तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। और वहीं बात करें जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, और वहीं बात करें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राजस्थान, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है, याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था, तो यह अरस्तुत ने दिया था। सेम इसी तरह है वेदों की ओर लौटो, गो टू बैक वेद की बात करें स्वामी विवेकानंद ने दिया था, किसने, विवेकानंद के द्वारा दिया गया था। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस की हम बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब, 29 अगस्त, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, क्यों मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उसके नेतृत्व में बात करते हैं हॉकी में कई बार मेडल जीते थे, इसीलिए उसके ही जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हॉकी। और हॉकी इसलिए राष्ट्रीय खेल भारत का रखा गया क्योंकि हॉकी में जो है लगातार जो है स्वर्ण पदकें जीती थी 3-4 बार, इसीलिए उसको राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित कर दिया गया। और हमारे देश पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की बात करें तो इसका भी जो है खेल राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। अब बात करते हैं बुद्ध चरित्र किसके के लेखक में कौन है, बुद्ध चरित्र के लेखक की हम बात करें अशुतोष जो है बुद्ध चरित्र के लेखक। अब बात करते हैं नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस की हम बात करें 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेशी नीति का वर्णन मिलता है, तो यह अनुच्छेद 51 में मिलता है, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब वही बात करें गीत में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे, तो सबसे कम अवधि की हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सबसे कम अवधि तक, और सबसे ज़्यादा की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, याद रखिएगा, इसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं तोड़ पाया, सबसे बहुत लंबा कर रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब वही बात करते हैं, अब बात करते हैं ये क्वेश्चन की हम बात करें तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी VVI है, पिछले दरोगा मेंस में पूछे गए थे, 2 बार पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन। बात करते हैं देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए, जो प्रधानमंत्री होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो आपको बहुत ही बेसिक तरीके से हम बताते हैं, कुल 6 है। अब आप जानते होंगे कि कुल 6 तो है, लेकिन कौन कौन से हैं ये आप जान लीजिए। इसका ट्रिक हम बनाए हैं तो बहुत ही मोस्ट, जैसे आप याद कर सकते हैं चरण मोड़ा ऐसे लिख देते हैं, ऐसे पकड़ लीजिए आप, चरण मोड़ा बी बीपी पीवी देवर मोदी, ये जो है हम लिखे हैं, बहुत ही आसान है, सिंपल याद करने, ये जो आप याद कर लीजिएगा तो बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा। चरण मोड़ा BPPV देवर मोदी, यानी कि चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई,
बीपी से हो गया बीपी सिंह, पीवी से पीवी नरसिम्हा राव, देवर से एचडी देवगौड़ा और मोदी से नरेंद्र मोदी, यानी कि 6 कुल प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी, तो कितनी निश्चित की गई थी? 500 निश्चित की गई थी। कितनी? 500। वर्तमान में कुल कितने सीट है, तो कितनी सीटों पर चुनाव होता है? 543 है वर्तमान में, जिसमें कि 19 जो है संघ शासित क्षेत्रों से चुन के आते हैं, और 2 की बात करें तो ये राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन नियुक्त करते थे। तो इसमें क्या हुआ, 543 में आप कितना घटा दीजिए, 21 को घटा दीजिए, तो कितना बचा आपके पास? तो ये 2, 522 बचा। इतना जो है जो लोकसभा में जो है अभी वर्तमान में इलेक्ट होके आते हैं, और बाकी जो है ये संघ शासित क्षेत्र से हैं, और 2 की बात करते हैं एंग्लो इंडियन आता है। लेकिन वर्तमान में जो एंग्लो इंडियन लोकसभा का जो है 104वें संविधान संशोधन द्वारा यह खत्म कर दिया गया। अब जो है ये एंग्लो इंडियन लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए जाएंगे। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? द्वितीय या उच्च सदन की बात करें, यानी कि राज्यसभा की हम बात करते हैं, तो यह 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। कब? 3 अप्रैल 1952 में। अब बात करते हैं भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का, भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? तो किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा यह शुरू किया गया था। अब बात करते हैं भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया। अब बात करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं रूस से लिया गया। संघीय ढांचा की बात करते हैं ये कनाडा से लिया गया। और ब्रिटेन की बात करें, संविधान की जननी ब्रिटेन को ही कहा जाता है। याद रखिएगा, इनमें से आपको जरूर एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो कब स्वीकृत किया गया था? 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? तो ऋणात्मक आवेश की बात करें तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। अब बात करते हैं MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो इसमें ऑक्सीकरण की संख्या की हम बात करें तो 4 होता है। कितना? 4। जिसमें से कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व की हम बात करते हैं, कौन सा एक मूल तत्व है? तो याद रखिएगा, यह हीरा एक मूल तत्व है। कौन सा? हीरा। अब बात करते हैं मौलिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? मौलिक और नीलम की हम बात करें, रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। वहीं करते हैं कि ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो न्यूनतम वायु प्रदूषण की बात करें तो हाइड्रोजन है, बहुत ही न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। अब वहीं बात करते हैं पानी आयनिक लवण का सुविलायक है। पानी जो है आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि उसका द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः ठोस अवस्था में रहता है? तो सामान्यतः ठोस अवस्था में तो आयोडीन रहता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति है दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। वहीं बात करते हैं सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? सतकोशिया बाघ रिजर्व की हम बात करें तो किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा में। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है? तो बात करते हैं ब्राजील के घास स्थल कंपोज कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। हंगरी की घास स्थल की बात करें पूछताछ कहलाते हैं, बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया की घास स्थल बेल्ट, ये बेल्ट जो है ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो डाउन्स जो है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल है। बेल्ट की बात करें तो यह दक्षिण अफ्रीका कहाँ की? साउथ अफ्रीका की घास स्थल है। याद रखिएगा, अफ्रीका की बात करें तो सवाना अफ्रीका का खास स्थल है। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो SO2 जो है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान नहीं है करता है। अब बात करते हैं सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है?
सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत की बात है, कोयला दहन जो है सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।